हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का लव नेक्स्ट डोर के पार्ट 7 में। अब सीन शिफ्ट होता है जहां उसके टीचर रियू को क्लास में लेकर पहुंच गई थी और उसे बच्चों से इंट्रोड्यूस करके खुद वहां से चली जाती है। अब उनके जाते ही रियू भी उन सबको कहने लगती है कि ये बहुत ही जल्दी हुआ और वो उन्हें बताने के लिए कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं लाई है, पर कहने लगती है कि अगर वो उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उनका जवाब जरूर देगी। अब बच्चे भी एक एक करके उससे सवाल पूछने लगते हैं कि वो ग्रेप में क्या काम करती है। रियू ने बताती है कि वो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर थी, साथ ही अपने काम की डिटेल देने लगती है। उसी बीच जैसे ही एक स्टूडेंट उससे पूछती है कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजर बनना ही उनका ड्रीम था और क्या हाई स्कूल में उनका यही ड्रीम था, रियू काफी कंफ्यूज हो जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। दूसरी ओर दिखाया जाता है संगो को, जो कि उसी जिम में पहुंच गया था और पूल के पास जाते ही उसे अपने पास्ट की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं। अब इधर जैसे रियू बाहर आती है, सेंगो उसका अभी भी वहीं पर वेट कर रहा था। सेंगो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रियू कहने लगती है कि वो अभी कहीं भी जाना नहीं चाहती और उसे सिर्फ शांति चाहिए, जिस पर सेंगो भी उसका कॉलर पकड़कर उसे शांति के साथ ही उसके साथ चलने के लिए कहता है। वहीं उसकी हरकतें देखकर रियू भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि वो दोनों ही स्कूल के पीछे पहुंच गए थे और वहां पर खुदाई कर रहे थे। रियू के पूछने पर कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेंगो कहने लगता है कि आखिर वो इस चीज के बारे में कैसे भूल सकती है। साथ ही कहने लगता है कि थोड़ी और कोशिश करने पर उन्हें वो चीज मिल जाएगी। कुछ देर बाद रियू को याद आ जाता है और वो कहने लगती है कि उन्होंने वो टाइम कैप्सूल बहुत ही पहले रखा था और वो अब उन्हें नहीं मिलने वाला है। रियू जैसे ही सेंगो को वापस घर चलने के लिए कहने लगती है, सेंगो कहने लगता है कि ये प्लान उसी का था और उन्होंने 10 साल पहले यहाँ आकर उसे साथ में निकालने के लिए कहा था। साथ ही कहने लगता है कि वो ये देखना चाहता है कि उसने उस टाइम कैप्सूल में उसके लिए क्या लेटर लिखा था। रियू भी कहने लगती है कि उसे खुद भी याद नहीं है और उसने उस लेटर में क्या एम्बेरसिंग लिखा होगा। अब कुछ देर बाद ही रियू उससे कहने लगती है कि जब उसके टीचर ने उसे कहा कि क्या वो ग्रेप में काम करती है तो उसने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। साथ ही कहने लगती है कि वो यही झूठ बोल कर वो ग्रेप में काम करती है, वो बच्चों को स्पीच तक दे आई है। पर सेंगो कहने लगता है कि इसमें झूठ तो कुछ भी नहीं है। साथ ही कहने लगता है कि उसने ग्रेप में सच में काम किया है और इतना एक्सपीरियंस बच्चों को एक अच्छी एडवाइस देने के लिए काफी है। जिसके बाद रियू अचानक ही वहां से खड़े होकर वापस जाने लगती है और ना चाहते हुए भी सेंगो को अपनी खुदाई छोड़कर रियू के साथ जाना पड़ता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां रियू जैसे ही अपने घर पहुंचती है, वो देखती है कि उसकी मॉम बहुत सारे बॉक्सेस बना रही हैं। उनके हाथ पर लगे एक पेन रिलीफ पैच को देखकर रियू उन्हें कहने लगती है कि जब उनके हाथ में इतना ज्यादा पेन हो रहा है तो वो इन बॉक्सेस को क्यों बना रही हैं। साथ ही जब वो उनकी हेल्प करने के लिए कहती है तो उसकी मॉम उसे मना कर देती है और कहने लगती है कि ये तो हमेशा का ही उनका पार्ट टाइम जॉब है। उसी समय दोंगजिन को वहां देखकर रियू उस पर चिल्लाने लगती है कि जब वो घर में खाली बैठा था तो उसने मॉम की हेल्प क्यों नहीं करवाई। पर दोंगजिन भी कहने लगता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। साथ ही कहता है कि वो अपने काम पर जाने के लिए ही अपने सामान उठाकर लेकर आया था। अब उसके वहां से जाते ही उसकी मॉम भी रियू को बताने लगती है कि पहले उसे लगता था कि दोंगजिन अपनी लाइफ में क्या करेगा, लेकिन अब वो काफी बदल गया है और अब वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने लिए ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। ये सब कुछ सुनकर रियू भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में रियू छत पर जाकर खुद से पूछने लगती है कि क्या उसे ये अभी भी कंटिन्यू रखना चाहिए। इसी बीच दिखाया जाता है सेंगो को, जो कि अभी भी अपने ऑफिस में ही था और स्कूल जिम के फोटोज ही देख रहा था। म्योंगयुक भी उन फोटो को देखकर कहने लगता है कि ये जिम तो बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका है। साथ ही कहने लगता है कि स्कूल से इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते कि वो जिम को रेनोवेट करा सकें। म्योंगयुक भी कहने लगता है कि ये प्रोजेक्ट भी खास है, लेकिन फिलहाल उन्हें अपने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए। पर सेंगयो कहता है कि उसके लिए ये दोनों ही प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट हैं। म्योंगयू भी उसे जिम को छोड़कर मेन प्रोजेक्ट पर फोकस करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। वहीं सेंगयो उसके जाते ही फिर से जिम की फोटोज खोल लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां दानू सेंगयो के ऊपर लिखे अपने उसी आर्टिकल को पढ़ रहा था कि तभी अपनी एक कलीग को वहां देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से पूरे ऑफिस में उसके बारे में अलग अलग तरीके के रूमर्स फैले हुए हैं। दानू के पूछने पर कि क्या उसने आर्टिकल सही नहीं लिखा है, वो कहने लगती है कि उसने आर्टिकल तो ठीक ही लिखा है, पर फिर कहने लगती है कि वो पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा स्लो काम करता है। साथ ही उसे पास्ट के कुछ इंसिडेंट भी याद दिलाने लगती है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा काम किया करता था। पर दानू उसे कहने लगता है कि वो अब अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ के बीच एक बैलेंस रखता है और फिर ये कहकर वहां से चले जाता है कि अब वो अपने लिए राइस केक्स लेने जा रहा है। सीन शिफ्ट होता और दिखाया जाता है मोम को, जो कि अपनी टीम के साथ एक किंडरगार्टन में पहुंच गई थी जहां पर एक लड़के को सीजर्स आए थे।
उसकी कंडीशन को देखकर वो तुरंत अपने साथ उस एम्बुलेंस में लेकर जाने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। उनके अनाउंसमेंट करने के बाद भी जब वहाँ से गाड़ियाँ नहीं हटती तो उसी समय एक आदमी अपनी गाड़ी से निकलकर सभी लोगों से कहकर उनकी गाड़ियों को साइड करवाने लगता है और उसकी हेल्प से वो लोग भी एम्बुलेंस लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब मोम उस आदमी को हेल्प करते हुए तो देख लेती है, लेकिन वो उसका फेस नहीं देख पाती और उसकी नज़र सिर्फ उसके टी शर्ट पर पड़ती है। अब एम्बुलेंस के जाते ही हमें दिखाया जाता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि दानू है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है म्योंग्यू और संग्यो को, जो कि उसी रिटायरमेंट कंपनी के डिजाइन के बारे में बात करने के लिए क्लाइंट्स के पास पहुंच गए थे। वो क्लाइंट्स उन दोनों को बताने लगते हैं कि जिस रिटायरमेंट कम्युनिटी को वो बना रहे हैं उसमें सिर्फ टॉप 1% लोग ही आ पाएंगे। साथ ही कहने लगता है कि वो उसे इस तरह से बनाएंगे कि सभी लोगों का उन तक एक्सेस ना हो और कोई भी उसे ना देख पाए। साथ में ऐसे बूढ़े लोगों का एग्जाम्पल देने लगता है जो सबवे फ्री में यूज करते हैं। ये सुनते ही संगो भी कहने लगता है कि वो भी आज सबवे से ही ड्राइव करके आया है। साथ ही जब भी उसे लॉन्ग ट्रैवल करना होता है वो सबवे से ही करता है और फ्यूचर में भी वो सबवे को यूज करना चाहेगा। संगो कहता है कि उसके हिसाब से प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि बूढ़े लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा मिल सके। संगो की बातें सुनकर म्योंग्यू भी बीच में इंटरफेयर करके बात को थोड़ा शांत करता है, जिसके बाद संगो के पूछने पर कि अगर वो ऐसा डिजाइन बना रहे हैं कि लोग उसे देख ना पाए तो आखिर उनकी बिल्डिंग कितनी ऊंची होगी, जिस पर वो आदमी भी उसे एक पहले से प्रिपेयर्ड डिजाइन दिखाता है और कहने लगता है कि फॉरेन में उनके पार्टनर डिजाइनर्स ने इसी तरीके का डिजाइन तैयार किया है और वो कुछ इसी तरीके का डिजाइन यहाँ बनाना चाहते हैं। पर इतना सुनते ही संगो उन्हें कहने लगता है कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें उनकी कैपेबिलिटीज पर भरोसा नहीं है और वो इस डिजाइन को कॉपी पेस्ट कराना चाहते हैं। साथ ही कहता है कि ये तो कम्प्लीटली प्लेगरिज्म होगा। तभी उनका क्लाइंट कहने लगता है कि उसे इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और जब प्लेगरिज्म के केस कोर्ट में पहुंचते हैं तो वो लोग पेनल्टी को इन्फोर्स नहीं कर सकते। और ये चीज सुनकर संगो काफी हैरान हो जाता है। अब बाहर आते ही संगो म्योंग्यू से कहने लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट पर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, लेकिन म्योंग्यू से कहने लगता है कि उसके पास एक प्लान है और कहने लगता है कि पहले वो उन लोगों के हिसाब से एक्ट करेंगे और फिर बीच प्रोजेक्ट में वो उन्हें अपना डिजाइन दिखाएंगे और फिर अपने हिसाब से बिल्डिंग बनाने लगेंगे, क्योंकि पहले ही डेट्स और बजट दोनों ही सेट हो चुके हैं। संगो के कहने पर कि क्या वो ये कहना चाहता है कि वो एक डिजाइन को चुरा कर उस पर काम करेंगे, म्योंग्यू कहने लगता है कि वो उसे एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। इसी बीच जैसे संगो कहता है कि वो इस तरह के माइंडसेट के लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, म्योंग्यू अचानक ही उसे कहने लगता है कि जिस तरह का उसका एटीट्यूड है वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही उसे कहने लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस तरह के रिस्क उन्हें लेने ही होंगे। इसी बीच जैसे ही संगो कहता है कि इसका मतलब वो पैसों के लिए अपनी सोल बेचने को तैयार है, म्योंग्यू उसी पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि आखिर इस सब के बारे में वो कर क्या रहा है। साथ ही वो कहने लगता है कि एक $100 बिलियन के रिटायरमेंट कम्युनिटी के प्रोजेक्ट और एक पूल रेनोवेशन में वो फर्क भी नहीं कर पा रहा है और वो पूरा टाइम सिर्फ उस पूल को ही देखता रहता है। साथ ही कहने लगता है कि शायद उस पूल को देखकर वो दोबारा से अपने पास्ट की ओर जा रहा है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है। म्योंग्यू उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन संगो उसकी बातों से इतना ज्यादा हर्ट हो चुका था कि वो उसे बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां मोम और उसकी बाकी पूरी टीम उस बच्चे को हॉस्पिटल छोड़कर वापस अपने ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां वो सभी अभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि उसी बीच जैसे ही एक आदमी पूछता है कि आखिर वो उनकी हेल्प करने वाला आदमी कौन था, मोम अचानक ही कहने लगती है कि वो बिल्कुल उसके आइडल टाइप का था। साथ ही कहने लगती है कि उसे इस तरह के एक्शन टेकर्स बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। उसके कलीग्स भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि पहली बार उसने आयरन मैन या स्पाइडरमैन के अलावा किसी को सेक्सी कहा है। मोम भी उनसे पूछने लगती है कि क्या उन्होंने उस आदमी की गाड़ी का नंबर प्लेट देखा है, लेकिन वो कहने लगते हैं कि चीजें इतनी ज्यादा हेक्टिक थी कि वो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे पाए। उसी समय एक आदमी वहां आकर कहने लगता है कि उसके लिए एक आदमी यहाँ पर एक पार्सल छोड़ कर गया है और जब उसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर राइस केक्स और एक छोटा सा नोट रखा था। मोम उस नोट को पढ़कर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसमें दानो ने उसे लास्ट टाइम के लिए थैंक्स कहा था। साथ ही लिखा था कि उसने कहा था कि वो उसे ढूंढ ही लेगा और उस कार्ड में अपना नाम पढ़कर मोम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। दूसरी ओर दिखाया जाता है रियो को, जो कि अच्छे से तैयार होकर एक लेडी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंची हुई थी। रियो भी उस लेडी को वहां देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर उन्हें उसका नंबर कैसे मिला।
वो लेडी कहती है कि उन्हें पता चला था कि एक बहुत ही काबिल इंसान कोरिया में वापस आया है, और जब उन्होंने छानबीन करी तो उन्हें उसके बारे में पता चला। उस लेडी के पूछने पर कि आखिर उसने ग्रेप से क्विट क्यों किया, र्यू कहने लगती है कि ये उसका एक पर्सनल रीजन था। इसी बीच उस लेडी के पूछने पर कि उसने ग्रेप में कितने साल काम किया, र्यू कहती है कि वो वहाँ पिछले 10 साल से काम कर रही थी, लेकिन इस बीच भी उसने 1 साल का ऑफ लिया था। और असल में उससे बात करते हुए और ये सब कुछ बताते हुए र्यू काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी। इसी बीच दिखाया जाता है सेंगो को, जो कि इस कन्वर्सेशन की वजह से काफी अपसेट था। और इसी बीच जब वो एक रेड लाइट पर पहुंचता है तो उसकी नजर र्यू पर पड़ जाती है, जो कि उसी लेडी के साथ थी। अब जैसे ही र्यू बाहर आती है उसी समय सेंगो भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर र्यू काफी सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सेंगो भी कहने लगता है कि वो सेम नेबरहुड में ही रहता है। साथ ही सेंगो के पूछने पर कि वो कहाँ जा रही है, र्यू भी ये कहकर चली जाती है कि वो कॉफी पीने जा रही है। अब नेक्स्ट सीन में ही र्यू एक पार्क में जाकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। सेंगो भी ये देखकर कहने लगता है कि उसे देखकर प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि वो अब क्या करने वाली है। सेंगो के कहने पर कि वो इस तरह से ड्रेस होकर तो कहीं नहीं जाती, र्यू बताने लगती है कि वो एक जॉब रिक्रूटर से मिलने गई थी। वो खुद भी इस चीज से काफी सरप्राइज थी कि उसे उसका नंबर कैसे मिला। साथ ही कहने लगती है कि उस लेडी ने उसे काफी सारी पोस्ट ऑफर की है और यहाँ का काम भी पहले जैसा ही होगा। र्यू के कहने पर कि उनकी कंडीशंस भी अच्छी हैं और अच्छा खासा पैसे भी दे रही है। सेंगो उससे पूछने लगता है कि क्या वो सच में काम करना चाहती है। साथ ही कहता है कि उसे वही काम करना चाहिए जो उसे पसंद हो। र्यू भी कहने लगती है कि काम तो सिर्फ काम ही होता है और उससे क्या ही फर्क पड़ता है। इतना सुनते ही सेंगो भी चिल्लाने लगता है कि सभी लोग रियलिटी में कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लेते हैं। साथ ही कहने लगता है कि उसने कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है और काफी करेज करके यहाँ पर वापस आई है। सेंगो के कहने पर कि क्या उसकी सिर्फ इतनी ही करेज है। र्यू भी कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो इससे उसे क्या फर्क पड़ता है। सेंगो कहता है कि वो उसे जानता है और जब वो किसी काम के लिए एक्साइटेड होती है तो उसके लिए आंखें बल्ब की तरह जल जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ये एक्साइटमेंट उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही है। साथ ही जैसे वो कहता है कि उसे अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए, र्यू उल्टा उसी पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि हर किसी के पास ड्रीम नहीं होता और ड्रीम को चूज करने का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। साथ ही अपने ड्रीम को सिर्फ वही लोग फॉलो कर पाते हैं जिन्हें फेलियर फेस करने के बाद भी अपना ड्रीम साफ नजर आता है। साथ ही कहने लगती है कि उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं रही है और उसकी लाइफ में हमेशा ही दिन सर्दियों जैसे रहे हैं। र्यू के कहते हैं कि उसकी लाइफ तो काफी अच्छी है और उसे क्या पता होगा कि सर्द रातें कैसी होती हैं। सेंगो भी उसे कहने लगता है कि उसने भी अपनी लाइफ में ये फेज देखा है और ये कहकर चले जाता है कि उसे लगा था कि शायद उसे इस बारे में याद होगा। और उसकी ये बातें सुनकर र्यू भी काफी अपसेट हो जाती है और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लव नेक्स्ट डोर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।